तो आप देख रहे हो चौधरी हबीब अहमद? आपको देख रहा हूं और सोच रहा हूं हद हो गई है। वक्त कितना बेरहम है। काश आवाज भी इतनी खूबसूरत और हसीन होती। ओह, अपने बारे में तुम किसी बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला हो चौधरी। वक्त ने तुम्हारे साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया? नहीं मेहरुन्निसा, नहीं। वक्त मर्दों के पास से गुजर जाता है, वो छुपाए हुए। उनकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं है वक्त में। मगर औरतें लुट जाती हैं वक्त के हाथों। ये वक्त उनसे छीन लेता है उनका हुस्न, इनकी जवानी। कुछ भी बाकी नहीं रहता मेहरुन्निसा। क्या इन दो आईने के सामने खड़े रहते हो? कितनी देर लगती है बालों की सफेद जड़ों को छुपाते हुए चौधरी? बूढ़े हो गए हो, अब तो इस चेहरे पर जवानी के आसार भी नजर नहीं है। हद हो गई है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप यहां से चली जाएं। राजपुर कहां से? कोई था तुम्हारे साथ? ये तो थोड़ी सी शक बाकी है, इसे शक की आग में जला कर राख ना कर दो। कोई भी शरीफ औरत ऐसे घटिया शेर नहीं कह सकती। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कौन थी वो? तुम्हारी बेटी जवान हो गई है चौधरी हबीब अहमद, अगर तुम्हें शर्म नहीं आती? तो सोचती और शर्मिंदा होती। तुम औरतों की आदत है एक ही बात को बार बार करना। जब आदमी बेशर्म हो जाए उसमें किसी बात का असर नहीं होता। खुदा बेड़ा फर्क करे उन औरतों का जो दूसरों का घर बर्बाद करती है। मेरे दिल से तो उनके लिए बद्दुआ ही निकलती है। हद हो गई, क्यों बद्दुआएं देती हो उन बेचारी औरतों को? ये गजल तुम सुना दो, हम तुम्हारे पहलू में बैठे रहेंगे। सुना था तुम्हारा बाप बड़ा रंगीन आदमी था। मैंने तुम्हारी खानदान की औरतों से सुना था कि चौधरी शेर मोहम्मद की औलाद में से नेक ही नहीं निकला। तुम मेरे खानदान तक पहुंच गई। तुम छोटे तबके की औरत इस काबिल नहीं थी कि मेरे खानदान में लाई जाती। मेरे खानदान की जमीनों की हद वहां तक है जहां सूरज गुरूब होता है। जमीनों के मालिक तुम लोग औरतों को भी अपनी जागीर समझते हो, अपने मज़ारे समझते हो। छोटे तबके की नेकी और शराफत तुम्हारे तो पास से भी नहीं गुजरी। मेरा बाप एक इज्जतदार आदमी था। उस इज्जतदार को मेरा बाप वहां बाहर बिठाता था
बावजूद तो भी। अरे जाओ, जाकर लोगों से गांव में अपने बाप के कारनामे सुनो। बच्चे बच्चे की जुबान पर तुम इंतहाई तुम्हारा तो किसी बात पे कोई क्लियर स्टैंड ही नहीं है। कभी तुम मामा के साथ हो जाती है, कभी तुम पापा की साइड लेती हो। तुम आराम से बात नहीं कर सकते? मर्दों के लिए क्या ये जरूरी है कि गला फाड़ फाड़ कर बात की जाए? तो क्या औरतों के लिए ये लाजमी है कि वो किसी की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती? नवेरा, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, कितनी बार कह चुका हूं कि आई एम नॉट अ फ्यूडल, आई एम नॉट अ फ्यूडल। मुझे इस जागीरदारी निजाम से नफरत है, नफरत। नफरत नफरत करने का ये रवैया भी तुम्हें तुम्हारे जागीरदारी निजाम ने सिखाया है। तुम लोग सिवाय मोहब्बत और नफरत के और कुछ कर भी नहीं सकते। राइट। अब तुम ये कहोगी कि मोहब्बत करना भी जागीरदाराना रवैया? 100%। इस हकीकत से तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते। फ्यूडलिज्म में मोहब्बत गुलाम बनाने के लिए की जाती है। जिस तरह से जागीरदार जमीन पर कब्जा करता है, बिल्कुल उसी तरह से औरत से मोहब्बत करके उन्हें अपना गुलाम बनाया जाता है। मोहब्बत तो रजिस्ट्री है औरत पर कब्जा करने के लिए। बकवास, बेमानी गुफ्तगू, सुनी सुनाई बातें। नवेरा, ना तो तुम्हें फ्यूडलिज्म का पता है और ना तुम मोहब्बत के मायने से वाकिफ हो। दूसरों की राय को इस तरह से रिजेक्ट करना बहुत ही डेमोक्रेटिक रवैया है तुम्हारा। बहुत बड़े डेमोक्रेट, रेवोल्यूशनरी बनते हो ना तुम लोग। बस बस बस, जाओ जाओ, जाके मामा को देखो, किसी कमरे में बैठकर रोती होंगी। ये कौन कोई नई बात है? रोजमर्रा का काम है, डेली की प्रैक्टिस है हमारे घर में ये सब कुछ। तुम्हें माँ का बहुत ख्याल है तो जाके खुद पूछ लो। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। एक ही तरह के डायलॉग रोज रिपीट होते हैं। मामा इल्जाम तराशी से बात नहीं आती और पापा, उनको चीजें तोड़ने का शौक है। आखिर मेरा बाप एक फ्यूडल लॉर्ड है, कोई आम आदमी तो नहीं। माय डियर सिस्टर, अपनी मामा से कहो कि एक फ्यूडल लॉर्ड की बीवी बनकर रहना सीख लें। काश काश वो ये समझ सकती कि जागीरदारों के घर में डेमोक्रेसी तो आने से रही। ये भी तुम्हारा मिसकॉन्सेप्शन है। चाचा का घर देखो, कैसे डेमोक्रेटिक तरीके से जिंदगी गुजारते हैं वो लोग। देखो, उनका नाम मेरे सामने ना लिया करो। चाची के माँ बाप ने उनका नाम तहजीब रखा और वो एक औरत है जिसमें इस इलाके की हजारों साल पुरानी जागीरदाराना तहजीब कूट कूट कर रही। तहजीब, तहजीब, आ रही हूँ। क्या हो गया आपको? आवाजों पे आवाजें दिए चले जा रहे हैं। ऐसी परेशानी की भी क्या बात है? परेशानी है ना बेगम साहिबा, आप नजर ना आए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ओह माय गॉड पापा, इतना चीप रोमांटिक डायलॉग। प्लीज आप इतने रोमांटिक मत हुआ करें। क्यों बेटा? क्योंकि आप रोमांटिक हैं ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अरे ये बताओ बेटा, आपका अपनी मामा के बारे में क्या ख्याल है? मेरी मामा तो रोमांटिक है ही। वेरी गुड, वेरी गुड। ये नाइंसाफी। ये सही है, बिल्कुल। अच्छा, मामा ये बताएं कि आपका पापा के बारे में क्या ख्याल है? हाँ। भाई तुम्हारे पापा बड़े बोर आदमी हैं। इन्हें अपने बिजनेस से ज्यादा मोहब्बत है और मुझसे कम। वो जो इनके दूसरे भाई है ना, वो तो बड़े रोमांटिक आदमी हैं। भाई उन्हें अपने बिजनेस से कम और बीवी से ज्यादा मोहब्बत है। पापा, आप और हबीब अंकल सगे भाई हैं, मुझे यकीन नहीं आता। ये क्या कह रही हो बेटी? भाई ये बिल्कुल ठीक कह रही है। हबीब भाई को तो देखकर ना यूं लगता है कि जैसे वो मोहब्बत कर रहे हो। उनकी आंखों में ना एक खास किस्म की कशिश है।
मामा, अब आप इतनी भी नाइंसाफी ना करें। मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। तुम आखिर हो ना अपने बाप की चमची, सोने की चमची। पापा, आपका हमराज के बारे में क्या ख्याल है? बेटा, हमराज की तरबियत की है उसकी वालिदा ने, इसलिए मुझे वो एक मिडिल क्लास का आइडियलिस्ट नौजवान लगता है। जागीरदारों का बेटा तो वो लगता ही नहीं। दरअसल मेरुन्निसा का ताल्लुक एक आम तबके से था ना। वो तो हबीब भाई की आशिकाना नजर उस बेचारी पर पड़ी और वो मारी गई। सारा खानदान एक तरफ और हबीब भाई अकेले एक तरफ। मगर एक बात है, जिससे मोहब्बत की उसी से शादी की। बेगम, आप हबीब भाई का जिक्र तो बहुत कर रही हैं, अपनी शादी का जिक्र भी कीजिए ना बेटी के सामने। हमने लव मैरिज तो नहीं की ना, ये फैमिली में ही शादी हुई। दोनों का जो बैकग्राउंड है वो फ्यूडल। इनकी माँ ने रिश्ता मांगा, मेरी माँ ने हाँ कर दी और बस शादी हो गई। हेलो। हेलो। अच्छा, तो तुम हो मिडिल क्लास की एक आइडियलिस्ट नौजवान। इसका मतलब है कि चाचा ने मेरे खिलाफ एक नया बयान जारी किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा होगा कि उसकी माँ का ताल्लुक एक मिडिल क्लास से है। जाहिर है, जब फ्यूडल फैमिली में मिडिल क्लास की कोई औरत आती है तो फ्यूडलिज्म ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब फ्यूडलिज्म को कुछ सदमे बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तुम वाकई एक सच्चे आइडियलिस्ट हो। तुम समझते हो ख्वाब देखने से इनकलाब आ जाएगा। हाँ हाँ, ख्वाब देखने से इनकलाब आता है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? फार्म हाउस आ रही हो? हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। और तुम ऐसा करो, 2 ईंटें लेकर उनको आपस में बजाते जाओ। जागीरदारी निजाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ओके? मैं सोच रहा हूं कि शेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर की हैसियत से रिजाइन कर दूं। क्यों? क्या हुआ? क्यों? क्या हुआ? तुम तो सोई रहती हो। अपने पापा से पूछो, अखबारात में नेक नामी की कितनी खबरें छप रही हैं। ये लोग बेईमानी करने से बात क्यों नहीं आते? कौन है ये लोग? तुम्हारे अपने हैं ना? तो क्यों उनके इतने खिलाफ हो गए? इसी बात का तो दुख है कि ये लोग मेरे अपने हैं। मेरा बाप, तुम्हारा बाप, ये लोग बेईमानी से बात क्यों नहीं आते? देखो हमराज, मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक ईमानदार बिजनेसमैन है। ना वो किसी से बेईमानी करते हैं और ना किसी पर जुल्म। कोई एक शख्स अपने आप को बरील जिम्मा करार नहीं दे सकता। ये एक सिस्टम है, एक फ्यूडल सिस्टम। और इस सिस्टम की जरूरत है कि जितना तुम्हारा बाप बेईमान होना चाहिए, उतना मेरा भी बाप बेईमान होना चाहिए। देखो हमराज, मैं तुम्हारे डैडी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन अपने पापा को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसलिए तुम अपनी इंसाफ पसंदी अपने घर तक रखो। वो जो राइस उन्होंने एक्सपोर्ट किया था ना, उसमें 50% ब्रोकन राइस है। और इस डील की तमाम तर जिम्मेदारी तुम्हारे पापा पर आयद होती है। तुम मेरे पापा के खिलाफ इसलिए बोलते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें भड़काती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आंटी हमारी दुश्मन क्यों बन गई है। तुम औरतों की सोच इतनी छोटी क्यों होती है? क्या हम लोग इसलिए सच बोलना छोड़ दें क्योंकि हमारे बाप झूठ बोलते? तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं कह रही। असल बात ये है हमराज कि तुम अपने डैडी से डरते हो। तुम उनके सामने तो बात कर नहीं सकते, इसलिए उनके खिलाफ बात करके तुम अपना गुस्सा निकालते हो। मेरा अपने डैडी के साथ कुछ जाती झगड़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ क्लास कैरेक्टर की बात करता हूँ। क्या है क्लास कैरेक्टर? क्या होता है क्लास कैरेक्टर? तुम सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। अपने डैडी के खिलाफ नफरत का जवाब तुम पूरे फ्यूडलिज्म में तलाश करते हो। तुम्हारी आंखों में मोतिया उतर आया है। तुम्हें अपने इस नाक के आगे
कुछ नजर ही नहीं आता। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जाकर अपने डैडी से बात करो। मैं अपने डैडी से डायलॉग कर लूं। हमारे घर में फैशिज्म नहीं है। You are stupid. फाशिज्म घरों में नहीं होता, दिमागों में होता है, खोपड़ियों में भरा होता है, और तुम्हारी खोपड़ी में भी भरा हुआ है। तुम इस हकीकत को समझ ही नहीं सकती कि एक फ्यूडल एक मर्द की हैसियत से कितना खुदगर्ज, कितना जालिम और कितना सेल्फ सेंटर्ड होता है। नहीं चाहिए। थैंक्स। आइए आइए जनाब साबिक वजीर साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। देख लो भाई, तुम हाला वजीर नहीं रहे, मगर हमारे दफ्तर में तुम्हें वैसा ही प्रोटोकॉल मिलता है। यहाँ तक छोड़ के गई है। यहाँ तक तो सब छोड़ते हैं, साथ कोई नहीं जाती। अगर आपको हमारी सेक्रेटरी पसंद आई है तो इसे आप अपनी सेक्रेटरी बना लें। थैंक यू, थैंक यू। वैसे साबिक वजीर साहब, जब आपका दौर था तो इस्लामाबाद से वापस आने को जी नहीं चाहता था। चौधरी हबीब अहमद, ये तो मुझे साबिक वजीर क्यों कहते हो? भाई इस मुल्क में तो यहाँ जो कुछ दिन के लिए भी वजीर बनता है वो फिर सारी जिंदगी के लिए साबिक वजीर बना रहता है। मैंने तुम्हारे काम की बात की है, लेकिन आपकी बार मामला कुछ सीरियस है और मेरा ख्याल है कि आपकी बार वो मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। भाई कुछ करो ना, तुम्हें वजीर किस लिए बनवाया था? तुम्हें याद होगा मेरे वालिद साहब ने वजीर आजम से कहा था कि उस वक्त तक वजीर आजम हाउस से नहीं जाऊंगा जब तक वजारत नहीं ले लेता, और अपनी जेब पे हाथ मार के कहा था कि 25 MNA है इस जेब में। याद है तुम्हें? ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं अब तो वजीर नहीं हूं। तो ऊपर बात करो, कुछ करो। अगर मेरी इंक्वायरी हुई तो मैं ये मुल्क छोड़ जाऊंगा। मैं करता हूं बात, लेकिन तुम लोग इंतहाई गैर जिम्मेदार हो। अरे स्पेशल कंसाइनमेंट थी, मैंने खुद चेक की। सैंपल तुमने ठीक भेज दिया, उसके बाद सब चावलों की बोरियों में टोटा 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 बन। नहीं नहीं, गलत गलत, झूठ झूठ, ऐसा नहीं है। 5% ब्रोकन राइस थे और ERI-6 10% था, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। कुछ लोगों को वैसे ही शेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बर्दाश्त नहीं। क्या बताना चाहती हो मुझे? तुम शायद भूल गए हो कि मेरे बाप दादा और उसके दादा यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते रहे। तुम रिप्लेसमेंट कर दो, मैं बात करता हूं। वैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो वालों से मेरी बात हुई है और उनका कहना दुरुस्त है। मुल्क के नाम पर हर्फ नहीं आना चाहिए। वाकई मुल्क के नाम पर हर्फ नहीं आना चाहिए। सुना है इलेक्शन हो रहे और तुम मैट्रिक पास लोग फारिग हो रहे। बीए की तैयारी कर रहा हूं। अंग्रेजी में रह जाओगी। अभी तुमने ब्रोकन राइस को टोटा कहा है। अंग्रेजी का इंतजाम ही कर लिया है। हमारा उम्मीदवार MA पास है, देख लो।
सियासत डिग्री हासिल करने से नहीं आती। तुम तो जानते हो पंजाब के जागीरदाराना सेटअप में चौधरी मुजफ्फर अहमद तोड़ जोड़ का माहिर समझा जाता है। जिस रास्ते से भी गुजर जाओ पंजाब की सियासत का रुख उसी तरफ हो जाता है। चौधरी मुजफ्फर अहमद इस दफा दरमियाना तबका आ रहा है। अगर तुम अपनी सीट बचा सके तो मैं तुम्हें नोटों का हार पहनाने जरूर आऊंगा। चौधरी हबीब अहमद, मेरी दुआ है कि तुम 100 साल मजीद जिंदा रहो और इंशाअल्लाह मैं नोटों का हार तेरे ही हाथ से पहनूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मुझे कुछ पता नहीं। हाँ हाँ भाई तुझे एक बात बताता हूं, जागीरदारी रकबों और एकड़ों की मलकियत नहीं, सियासी इख्तियारात का निजाम है। हाँ हाँ लो भाई, मैं अब चलता हूं। हबीब भाई, आपने उसे नाराज कर दिया। खुश है होता, इसे मैं देख लूंगा। इधर ठीक है, यहाँ पे ओके, ये सही है। इसको यूं रखो, यहाँ से पीछे करो ना। अच्छा अब आप ऐसे करें, इनके मुख्तलिफ पोज के पोर्ट्रेट्स बना दें। कितने पोर्ट्रेट चाहिए आपको? बहुत से चाहिए। नहीं नहीं, देखिए सिर्फ एक और एक तुम्हारे साथ बस। तुम चुप कर जाओ। आप इनके 3-4 बना दें अलहदा से और एक तस्वीर मेरे साथ खींचें। पहले मेरे साथ खींचें। इस थोड़ा सा साथ, थोड़ी स्माइल। यस, थैंक यू। अब आप इनकी अलहदा से तस्वीरें खींच दें, ठीक है? चलो बॉस, इनका सब इनके ये इधर से, ठीक है, परफेक्ट। तुम उधर चली जाओ, मैं नर्वस हो रही हूँ प्लीज। निशात, ओके, आप तस्वीरें खींचे, मैं बाहर जाती हूँ। एक स्टेप आ गया जी, थोड़ा सा क्रॉस, इनका सब इनके साथ ये भी इसी तरह उधर देखिए साइड पे। ये स्माइल। अम्मी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि नबीरा ने मेरी इतनी सारी तस्वीरें क्यों खिंचवाई हैं। तुम भी बड़ी भोली। क्या मतलब? ये मेरे ख्याल में तो अब तक उसकी माँ ने तुम्हारी तस्वीर अपने बेटे के कमरे में लगा दी होगी। मेरे बेटे के कमरे में? क्यों? वो इसलिए कि वो तुम्हें देखता रहे और फिर वो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि ये कौन है मेरी, ये कहाँ से उड़ के आ गया मेरे कमरे में। और फिर उसकी माँ मेरे पास आई और कहे कि ये रिश्ता मुझे दे दो। आप भी बस। हाँ,
माँ जी यहाँ ठीक है ना? यहाँ पे तो उसकी नजर जरूर पड़ेगी। और ये बताएं तस्वीर कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत खूब। लेकिन निशात तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है। आखिर दोस्त किसकी है? बस आप ये दुआ करें कि उस लड़के को पसंद आ जाए। फिक्र क्यों करती हो? पसंद तो उसके बाप को भी आएगी। वो भी क्या वक्त था हबीब, जब एक पल भी तुम्हारा मेरे बगैर नहीं गुजरता था। हद हो गई है, बैठने के लिए नहीं कहोगी? नहीं, आज तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं है। अगर हुक्म न मानने का इख्तियार तो मेरे पास है। आज मैं तुमसे अपनी मोहब्बत की अदालत के कटहरे में खड़ा करके एक सवाल पूछना चाहती हूँ। शाइस्ता, तुम्हारी शाइस्तगी मुझे बहुत पसंद है। मोहब्बत को अदालत मत बनाओ। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल हबीब। मोहब्बत में सवाल नहीं करते। मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। हबीब, मैं तुम्हें एक शर्त पर। शाइस्ता, मोहब्बत गैर मशरूत होती है, कोई शर्त मत लगाओ। तुम मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? कुछ पता नहीं मुझे, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे जहन में कोई तजस्सुस भी नहीं है? कोई तजस्सुस नहीं है शाइस्ता, कोई तजस्सुस नहीं मेरे जहन में। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ देर के लिए मैं अपना आप भूल गई थी। पता नहीं दिल में क्या बात समाई कि आपके सामने खड़े होकर आपसे सवाल करने लगी। कोई भूल हो गई है मुझसे? तुम औरतें एक बात करते हुए कई बातें कह जाती हो। तुम लोग पास नहीं आती। बात करने में तुम्हें बड़ी महारत होती है। मैं भूल गई थी, आपने मेरे लिए यही जगह पसंद की है। सुबह एक औरत का मुंह देखा, सारा दिन खराब हो गया। तुम इज्जत करना जानती हो, अपनी हैसियत को पहचानती हो। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। हाँ, आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहती हूँ। हद हो गई है। तुम ये जानती हो कि ये कदम कहीं नहीं रुकते, फिर भी ये चाहती हो। मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी पसंद है। ये तुम्हारी झुकी हुई नसें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सर जी, मैडम शहरजाद के घर से तीसरी मर्तबा फोन आ चुका है। क्या कहती हैं?
उनकी मुलाजमा कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आपसे मिलना चाहती हैं और आपको घर बुलाया है। उनसे कहें कि मैं कोई फारिग आदमी नहीं हूं, घर बुलाया है मुझे। ओके सर। सुनिए। जी सर। उनसे कहें मैं आ जाऊंगा। ओके सर। कैसी हैं आप? आपने आज का अखबार देखा? तो बहुत गुस्से में लग रही है। इसमें जो आपकी नेक नामियां लिखी हुई है ना, उनको पढ़ने के बाद तो दिमाग को फट जाना चाहिए था। देखिए मोहतरमा, आपका हमेशा ये रवैया रहा है कि बिना सोचे समझे आप इल्जाम तराशी पर उतर आती हैं। चौधरी अनवार अहमद साहब, क्या ये सब कुछ झूठ है? हाँ? अखबार भरा पड़ा है आपकी करतूतों से। आप क्या समझती हैं कि हम जो आपकी ये बकवास सुनते हैं और खामोश रहते हैं, क्यों? इसलिए कि आप ज़हनी तौर पर एक नॉर्मल खातून नहीं हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं हूं, ये मुझसे एक एबनॉर्मल और मेंटली रिटार्टेड बंदा कह रहा है। हाउ फनी। मैं तो ये समझता था कि आप साइकियाट्रिस्ट से अपना इलाज करवा ली, लेकिन अब आपको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। पागल खाने तो दाखिल कराऊंगी मैं आप लोगों को। आप सब लोग बेईमान हो और करप्ट हो। ये क्या लिखा है इसमें? हाँ, शेयर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तादाद में घपले, बेईमानी, सब स्टैंडर्ड माल। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कई बार कहा, आप अपने शेयर लें और हमारी जान छोड़ें बस। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों नहीं बुलवा लेते? मैं अपना शेयर वापस नहीं लूंगी, बाकी तुम जैसे बेईमान लोगों को कंपनी से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। देखिए शेर, आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम आपके खिलाफ एक्शन लें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई ज़हनी मरीजा पागल खातून नहीं बैठ सकती। माइंड योर लैंग्वेज चौधरी अनवार अहमद साहब। रुक जाएं, मैं कहती हूं रुक जाएं। स्टॉप, गेट लॉस्ट, चले जाओ यहां से। तुम सब लोग बेईमान हो, धोखेबाज हो, करप्ट हो। नहीं छोड़ूंगी तुम सब लोगों को मैं। दीदी क्या हुआ? तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत और इतने प्यारे हैं कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा कर ही नहीं सकते। मैं तो रोशनी हूँ, रोशनी। तुम मेरा ख्वाब हो। ख्वाब नहीं, ताबीर हूँ। अच्छा तुम्हें पता है, अभी मैं यही सोच रही थी कि काश तुम आ जाओ और तुम आ गई। ठहरो मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ जी देखिए कौन आया है। क्या करती हो? उनको क्यों बुला रही हो? हम जाके मिल लेते हैं। वो मैं जानती हूँ कौन आया है। दिल से दिल को राह होती है। देखो बेटा, आज मुझे तुम्हारा बहुत इंतजार था। आपने तो डायलॉग ही नहीं सुना। मैंने इसे कहा कि तुम ख्वाब हो, तो आगे उसने पता क्या जवाब दिया? ठहरा, मैं बताती हूँ। इसने कहा होगा कि मैं ख्वाब नहीं, मैं तो हकीकत हूँ। अच्छा माँ जी, अब निजूमी बनने की जरूरत नहीं है। इसने ये नहीं कहा, इसने कहा कि मैं तो ताबीर हूँ। वाह, क्या खूब बात कही निशात ने। बेटा तुम तो वाकई ताबीर हो। वैसे इनसे पूछ लें कि ये किसके ख्वाब की ताबीर है, पता चले कोई और इनके ख्वाब देखता हो। तुम बहुत बुरी हो निशात। आज तुम हमारे यहाँ रहोगी, हमारे साथ खाना खाओगी, फिर नवेरा तुम्हें ड्राइव पर ले जाएगी, और इसके बाद मेरा एक काम है जो तुम्हें करना होगा। आंटी ज़रूर, लेकिन आपको पता है कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं ज़्यादा देर घर से बाहर रह नहीं सकती। एक तो तुम लोगों का घर बहुत दूर है, तो आप इन्हें अपने घर ले आए ना। वो अच्छा ये बताओ कि हमराज कहाँ है? सबीन, ये तुमने क्या किया है? यहाँ तो आंखों वाले को नजर नहीं आता और तुमने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी है। सबीन,
इसे मैंने कहा भी था कि बाहर जाने लगो तो मुझे बता कर जाना, लेकिन नहीं, मुझे तो हर वक्त इसकी फिक्र ही लगी रहती है। असल में कसूर इन लड़कों का नहीं होता, कसूर उन फ्लर्ट लड़कियों का होता है जो इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इन्हें अंधा कर देती हैं। सबीन, सबीन, सबीन कहाँ? ओह, ये किसका फोन आ गया? यहाँ एक सोफा था, ये हाँ। ये देखो मेरा करतब। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त फार्म हाउस में हूँ और एक लड़की ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है। क्या 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 कहा तुमने? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध रखी है? कौन है वो? ये तो मुझे पता नहीं, वो पट्टी बांध के ना जाने कहाँ चली गई है। अच्छा, इंसान बनो और सीधी तरह घर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। तुम आओ, तुम्हारी आंखों से तो पट्टी मैं खोलती हूँ, जल्दी घर आओ। ओके, बाय, सी यू। किसका फोन था? मामा का। क्या कह रही थी? कह रही थी कि आओ, तुम्हारी आंखों पे जो पट्टी बंधी है वो पट्टी खोल दो। रख दे। डॉक्टर साहब, ये जमीन किसकी है? कौन सी जमीन? यही जिसपे हम और आप लोग रहते हैं, ये कुर्रे अर्ज किसकी है? ये जमीन अल्लाह ताला की है। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर कि ये लोग इस जमीन के मालिक किस तरह बन गए? इनको किसने हक दिया कि वो इस जमीन के मालिक बन जाए? पहली बात तो ये है कि कम से कम मैंने नहीं बनाया। आप प्लीज बैठ जाएं, फिर बताता हूँ। नहीं, पहले मुझे बताइए लोग किस तरह मालिक बन गए। आप बैठ जाए ना। डॉक्टर, आप नहीं बताएंगे? बताएं ना, ये एकड़ों के मालिक किस तरह बन गए? आप बैठ जाए, फिर बताता हूँ। देखें डॉक्टर, मेरे साथ ऊंची आवाज में बात मत किया करें, मैं ऊंची आवाज सुनने की आदी नहीं हूं। प्लीज प्लीज। अच्छा छोड़ें, ये बताएं कि ये जो अपने सिकंदर आजम थे, इन्होंने हिंदुस्तान पे हमला कब किया था? आपका क्या मतलब है कि मैं सिकंदर आजम के साथ आया था? आप बेवकूफ डॉक्टर ही हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते ही नहीं। 329 कब्ल मसीह में अपने सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पे हमला किया था। कब किया था? 329 BC में। यस। शहजाद बेगम, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपकी मेडिसिन घर पर मौजूद है, आप प्लीज एक गोली खा लें और सो जाएं। एक बात मैं आपसे पूछना भूल गई, आप आए बैठे बैठे बैठे, मैं भूल जाऊंगी। अच्छा डॉक्टर, ये बताएं, ये मैग्ना कार्टर क्या चीज है? जी मुझे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। मैं बताती हूं। देखें डॉक्टर, अगर आप तबाही से बचना चाहते हैं ना, तो मैग्ना कार्टा कर लें। 1215 ईस्वी में इंग्लिस्तान के बादशाह किंग जॉन और फ्यूडल्स के दरमियान एक चार्टर हुआ था कि जी कानून बनाने का इख्तियार किसको दिया जाए, बादशाह को या पार्लियामेंट को। तो डॉक्टर, अगर तुम इंसानों को मौत से बचाना चाहते हो तो जिंदा रहने का कोई बुनियादी उसूल बना लो, और उसके लिए जरूरी है डॉक्टर कि तुम कोई मैग्ना कार्टा तरह से कोई चार्टर कर लो। और अगर डॉक्टर तुम ये नहीं करोगे तो बहुत बीमारी फैल जाएगी, वबा फैल जाएगी, वबा, अनार की वबा।